नमस्कार। आज हम जो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आपका है 22 को, और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 2021-22। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 है। एक्चुअली हमने प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड नहीं किया है, हम डायरेक्टली प्रैक्टिस पेपर 2 अपलोड कर रहे हैं। और हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ समझेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं और वैसे उसकी किस तरह की प्रैक्टिस करना है और कैसे आंसर देना है। तो पूरे सैम्पल पेपर की तरह जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उसी तरह से हमने वो सेट किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिया जाएगा केवलम प्रश्न चतुष्टयम 5 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संधि करना या तो संधि विच्छेद करना है। तो चलिए वागीशः, तो अब ये जश्त्व संधि है तो क को ग बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है यदि सेंटेंस में कहीं ग दिख रहा है तो उसे समझ लेना है कि वहाँ उसकी जगह पर हमें क लिखना है। तो क हलंत होना चाहिए। ठीक है, तो ये जश्त्व संधि में हमेशा व्यंजन हलंत रहते। तो ये सेकेंड जो ऑप्शन है वाक प्लस ईश, और ईश का ई बड़ा है इसलिए बाकी जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो वाक प्लस ईश ये आंसर उसका सही हुआ। उसके बाद ततः प्लस ततः, तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद त है तो ये हमारा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि स त थ है तो विसर्ग को स बन जाता है। तो हमारा ये तृतीय आंसर मतलब ततस्ततः ग आंसर सही है। उसके बाद रामषष्ठः, तो यहाँ क्या हुआ है श बना हुआ है, मूर्धन्य श। तो किसे बनता है, विसर्ग को ही बनता है, क्योंकि विसर्ग के बाद यदि श ठ ठ यदि इनमें से कोई भी एक रहता है तो विसर्ग को श बन जाता है। तो उसका ये जो आंसर है ये फर्स्ट है, विसर्ग को श बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ये आंसर हो गया। उसके बाद तत् प्लस मयम, तो त के सामने ये अनुनासिक संधि हम इसे कहेंगे। मतलब प्रथम वर्ण के सामने यदि पंचम वर्ण है तो म ये पंचम वर्ण है, ङ य न न म इनमें से कोई भी हो प्रथम वर्ण के सामने, वर्गीय प्रथम वर्ण के सामने, तो उसे पांचवा हो जाता है। तो त का पांचवा क्या है, त थ द द न। ऐसे ही बाकी इसमें समझ लेना है। मगर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर त के एग्जाम्पल आते तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो इसका भी आंसर फर्स्ट हुआ तन्मयम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जगदीश, तो जगदीश में यहाँ द बना है तो द किसे बनता है, त को द बनता है। वही जी एग्जाम्पल ज़्यादा आता है, त के एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसके एग्जाम्पल ज़्यादा होते इसलिए उसके एग्जाम्पल एग्जाम में भी ज़्यादा आते। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये भी जश्त्व संधि है। ठीक है, तो जगत प्लस ईश ह, जगदीश ह, त को द बन गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखित पदानाम समासम विग्रहम व कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। 5 में से आपको 4 करने हैं। तो पहला है को भेद बके च अंशे च। अभी देखिए बके च अंशे च मतलब ये अभी द्वंद्व समास है। यदि समास में च दिखता है, विग्रह में यदि च दिखता है तो समझ लेना है वो द्वंद्व समास है। और यहाँ बके हंसे मतलब सप्तमी एक वचन है, बके सप्तमी एक वचन, हंसे सप्तमी एक वचन। तो जब हम समास करेंगे जोड़ेंगे तब हमें एक वचन प्लस एक वचन द्विवचन बन जाएगा। मगर कौन सा द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, क्योंकि बके और हंसे सप्तमी भक्ति है। तो सप्तमी द्विवचन क्या है इसमें, बक हंसयो हो, इस तरह से आंसर बन जाता है। उसके बाद जो है अनुरथम, तो अनुरथम यदि शब्द के पहले अनु है तो समझ लेना वो अव्ययभाव समास है। तो रथस्य पश्चात, क्योंकि जब भी अनु रहेगा या तो योग्यम मीनिंग में रहेगा या तो पश्चात रहेगा। तो यहाँ पश्चात आंसर सही, क्योंकि रथ के पीछे थोड़ा मीनिंग पर ध्यान देना है। तो रथ के पीछे रथस्य पश्चात। उसके बाद वीराणाम जननी, अभी वीराणाम जननी ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि षष्ठी तत्पुरुष ज़्यादा आता है एग्जाम में, उसके 1-2 एग्जाम्पल आते ही है। तो थोड़ा सा षष्ठी तत्पुरुष पर भी फोकस करना है। तो वीराणाम जननी का क्या होगा, अभी समास करना बहुत आसान है, जोड़ना है, विभक्ति हटाओ और जोड़ दो। तो वीराणाम का मूल शब्द वीर है और वीर बाद में जोड़ देना, वीर जननी। तो वीर जननी, सॉरी ये तो नहीं होगा, तो ये होगा वीर जननी। अभी यहाँ विसर्ग है ख में, तो ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में तो जननी है, जननी ही ऐसा नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा ख। तो ग हमारा आंसर सही है। तो ये सब ध्यान रख देना है, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। उसके बाद है वाक पटुहु। ओके, वाक पटुहु तो उसका आंसर होगा वाची पटुहु। ओके, बोलने में चपल।
तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष के षष्ठी तत्पुरुष ज़्यादा आता है, तो इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल आप याद रखोगे। और चैप्टर में जो समास है उस पर थोड़ा ध्यान दो, तो चैप्टर में बहुत सारे समास है तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। विद्याहीन, ठीक है, तो विद्याहीन ये तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। हीन ये शब्द तृतीया में आता है और हीन के साथ तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए इसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। तो विद्याहीन, विद्याहीन। उसके बाद क्या है, प्रकृति प्रत्ययो। ओके, प्रकृति, क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रकृति और प्रत्यय आपको करने हैं। तो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है अध्यापिका। तो ये शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय वो आपको बताना है। तो अध्यापक प्लस टाप, क्योंकि जब किसी शब्द के एंड में आ रहता है तो समझ लेना है वहाँ टाप प्रत्यय हुआ है। अभी कहने के लिए टाप प्रत्यय, मगर जब वो जुड़ता है तो आ ही जुड़ता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो फिर आप यहाँ आ कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इका कर दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मूल प्रत्यय बताना होता है, न कि उसके जो रूप शेष रहते हैं वो नहीं बताने, ठीक है, मूल प्रत्यय बताना होता है। तो उसके बाद है विचित्र प्लस टाप। तो दैवगति खलु विचित्र प्लस टाप, तो टाप है तो क्या बनेगा, तो आ, ठीक है, तो विचित्रा, ठीक है, दैवगति ही विचित्रा। तो इस तरह से आंसर इसका सही है, विचित्रा। उसके बाद है धनवान, नरह सर्वत्र मानम लभते। धनवान, अभी यहाँ प्रत्यय पहचानना है, तो वान या मान जब भी रहेगा तो समझ लेना वहाँ मतुप प्रत्यय है। तो चलिए धन प्लस मतुप, तो धन अकारांत शब्द है, अकारांत नपुंसक, तो धन प्लस मतुप ये सही है। धन नकारांत मतलब हलंत शब्द नहीं है, तो इस पर भी हमें थोड़ा फोकस करना है। उसके बाद है विद्या प्लस मतुप, तो मतुप है, ओके, तो अभी इसे जोड़ना है। तो जोड़ते समय हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मतुप प्रत्यय में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते, कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है यहाँ, क्योंकि ये विशेषण बन जाता है मतुप प्रत्यय का शब्द, और जब विशेषण बनता है तो वो विशेष्य को फॉलो करता है। तो पहले हमें देखना है, जोड़ने से पहले देखना है कि इसका विशेष्य क्या है। मतलब विद्या प्लस मतुप, इसका मतलब क्या है, विद्यावान, जिनके पास नॉलेज है। विद्या मतलब नॉलेज, तो नॉलेज वाले कौन है, तो जनाः, और जनाः प्रथमा बहुवचन है। मतलब जब हम विद्या प्लस मतुप करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसका भी प्रथमा बहुवचन करना है, क्योंकि जनाः विशेष्य जो है वो प्रथमा बहुवचन है। तो विद्यावान, विद्यावंतौ, विद्यावंतः, तो ये उसका आंसर है। ओके, भगवान की तरह शब्द चलता है, भगवान, भगवंतौ, भगवंत। उसके बाद नित्य प्लस त्व। ओके, त्व प्रत्यय है, जोड़ना बहुत आसान है त्व प्रत्यय, और एक मार्क के लिए तो रहेगा ही। आपको ध्यान रखना है इसका मूल प्रत्यय त्व है, त्वम नहीं, बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। तो त्व प्रत्यय है, और जब जोड़ोगे तो त्वम जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल है, नित्यत्वम। तो बन गया ये आंसर, ठीक है। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद है मंजूषायाम प्रदत्तई पदई वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन मतलब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है, अभी कुछ आगे पीछे हो जाएगा, तो मगर आपको ध्यान रखना है कि वाच्य परिवर्तन, वाच्य मतलब कर्तरी कर्मणि, एक्टिव पैसिव, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन करते समय वाच्य परिवर्तन के जो नियम ये तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो अर्जुनेन हन्यन्ते, जब आप वाच्य परिवर्तन करते हो तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कर्तरी है या कर्मणि है। तो ये कर्मणि सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि हन्यन्ते क्रियापद को जब यह जुड़ता है तो यहाँ हन धातु उसी यह जुड़ा है, और फिर ते भी लगा है, आत्मनेपद के प्रत्यय लगे हुए हैं, तो इसलिए कर्मणि है। और कर्ता भी तृतीया में है, क्योंकि कर्मणि में कर्ता तृतीया में होता है। और जो कर्म रहता है, अभी यहाँ कर्ता दिया है, क्रियापद दिया है, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, प्रथम विभक्ति में रहेगा। तो शत्रु भी प्रथम विभक्ति में है, शत्रवः भी प्रथम विभक्ति में, तो कौन सा करे भाई, तो क्रियापद देखेंगे, क्योंकि कर्मणि का जो क्रियापद होता है वो कर्म को फॉलो करता है। तो हन्यन्त्या बहुवचन है, तो हम प्रथमा बहुवचन ढूंढेंगे, तो शत्रवः, शत्रु शत्रु शत्रवः, गुरु गुरु गुरवः, उकारांत शब्द है, तो इसलिए शत्रवः सही है। उसके बाद कथा लिख्यते, तो कथा मतलब प्रथम विभक्ति एक वचन है, और ये लिख्यते इससे पता चलता है कि कर्मणि प्रयोग है, क्योंकि यह है और आत्मनेपद में चला है, तो कर्मणि मतलब कर्ता में तृतीया, तो तृतीया वाला शब्द ढूंढे भाई हो। तो छात्रेण, ठीक है, छात्रेण। अभी यहाँ नीचे एक ऑप्शन है छात्रेण, मतलब यहाँ न नहीं है, न है, और रत्व संधि का नियम है। एक्चुअली ऐसे एग्जांपल नहीं देते, मगर मैंने दिया क्योंकि आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि न कब लिखना है, न कब लिखना है, ठीक है। जब र के बाद न हो तो उसे न करना है, मतलब न के बाद भी स्वर चाहिए,
तो उसकी रत्व संधि यदि आपको देखना है तो देख लीजिए, वैसे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके भी वीडियो बनाए, आप वो देख लीजिए, सबके सब टॉपिक पे वो वीडियो है, ठीक है। आपको जिसमें डाउट है, जिसमें कन्फ्यूजन वो कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद थर्ड जो है डैश वृक्षेषु स्थीयन्ते, ओ स्थीयन्ते तो क्या होगा, तो खगाः, खगाः वृक्षेषु स्थीयन्ते, तो खगैः वृक्षेषु स्थीयन्ते, कौन सा करे, खगाः करे या खगैः करे या खगः करे, तो कौन सा करे। तो पहले बात तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, तो हम इसे करेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म है ये नहीं, ठीक है। तो कर्म जब सेंटेंस में नहीं रहता है तो तब आपको क्रियापद जो होता है वो एक वचन में ही करना होता है। तो मैं इसे एक वचन में कर देता हूँ, स्थीयते से कर देता हूँ। और अभी इसका आंसर करेंगे, क्योंकि अभी ये कर्मणि है, यह जुड़ा हुआ है और आत्मनेपद में, तो स्थीयते है, तो कर्मणि में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है। तो हमने इसमें थोड़ा करेक्शन किया है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखना है। अभी हमने स्थीयन्ते क्यों नहीं रखा, क्योंकि कर्म नहीं है, तो कर्म जब सेंटेंस में नहीं रहता है, कर्मणि प्रयोग में कर्म जब सेंटेंस में नहीं होता है तो क्रियापद हमेशा एक वचन में होता है, इसलिए वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता, इसलिए हमने इसे स्थीयते किया पहले और फिर इसका आंसर ढूंढा। अभी ये जो कर्मणि में जो कर्ता रहे तृतीया में, उसकी तरह क्रियापद नहीं चलता है, पहली बात ध्यान रखना है। वो यहाँ खगेन भी हो सकता है और खगई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्रियापद कर्मणि में हमेशा कर्म की तरह चलता है। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, उद्याने डैश गीयते, तो गीयते, ओके, तो गीयते से पता चलता है कि कर्मणि है, तो हमें कर्ता ढूंढना है, राइट। तो नम्रतया तृतीया, नम्रता स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका बालिकया नम्रतया, ठीक है, तो ये आंसर सही है। तो कर्ता में तृतीया, तो नम्रतया, ये आंसर सही है। उसके बाद है कालबोधक शब्द ही, ओके, अधोलिखित दिनचर्या पूरे, तो ओके, दिनचर्या पूरी करनी है आपको। तो 11:45, तो इसे क्या कहेंगे, 45 जब भी रहेगा तो एक नेक्स्ट नंबर लेना है, मतलब यहाँ 11 है तो 12 लेना है, तो 45 को पहले हम क्या करेंगे, पादोन, तो ये आंसर उसका सही है, पादोन द्वादश वादने, ठीक है। उसके बाद 7:15 है, तो 15 मतलब सपाद है और 7 तो 7 ही रहेगा, तो सपाद सप्तवादने, तो ये आंसर उसका सही है। उसके बाद 3:30 है, तो 30 मतलब सार्ध और 3 मतलब 3, तो सार्ध त्रिवादने, तो ये आंसर उसका सही है। 8, ये तो आसान है, अष्टवादने। उसके बाद 7:30 है, तो सार्ध सप्तवादने, तो ये पहले सार्ध सप्तवादने, तो कहाँ है, तो ये है सार्ध सप्तवादने, ठीक है। उसके बाद वाक्यानुगुणम उचिता अव्ययपदम चुनत, ओके, तो अव्ययपद चुनना है, सही अव्ययपद, तो दुर्वहम, तो ये अभी चैप्टर में से ही सेंटेंस है, तो आप चैप्टर को भी रिवाइज कीजिए, ज़्यादातर आपको चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे, मगर जो हमारे जो अव्यय है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो पोर्शन डाउनलोड कीजिए और उसमें जो अव्यय उनका मीनिंग कम से कम, ठीक है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट का होगा दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, तो अत्र आएगा क्योंकि यहाँ जीवन मुश्किल हो चुका है। अब ये चैप्टर का ही सेंटेंस है, फर्स्ट चैप्टर का है, तो मीनिंग से ही हमने अत्र कर दिया है, ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाया नहीं है, ठीक है। यत्रास्ते सा धूर्ता गम्यताम, अब ये भी चैप्टर का ही है, तत्र गम्यताम, वो जहाँ वो धूर्त श्री है वहाँ ले चलो, तत्र मतलब वहाँ, ठीक है, तो यहाँ तत्र आंसर सही है। सह दीन इति जानन अपि, तो ये अपि ये भी चैप्टर का ही है, तो इसका मीनिंग होता है वह वीक है, दीना मतलब वीक है, दुर्बल है, फिर भी, ओके, अपि भी, जानन अपि जानते हुए भी, ओके, तो ये कुछ नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ओके। ये नेक्स्ट है, सह दीन इति जानन अपि कृषकम पीड़यति, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं ही लिख के देता हूँ, सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, ऐसा मैं लिख के रखता हूँ, मतलब मीनिंग के हिसाब से सही रहेगा, ओके। वह गरीब है, वीक है, ऐसा जानते हुए भी, ओके, कृषक तब पीड़ित है, एक्चुअली अभी चैप्टर में कोई अलग होगा, मगर मैंने मीनिंग के हिसाब से यहाँ कुछ शब्द ऐड कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट, रामम उपसृत्य प्रणम्य, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, अब देखिए और च आ गया, राम के पास जाकर और प्रणाम करके,
और प्रणाम करके, तो च आएगा। कुशलवो वदतः, कुशलो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम शुद्ध अशुद्धम अस्ति। शुद्धम मतलब अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो चलिए, अहम ग्रामः गच्छामि, तो ग्राम तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, कर्म में द्वितीया होती है, तो ग्रामम, अहम ग्रामम गच्छामि, ठीक है। श्वः त्वं किम अकुर्वन्, श्वः, ओके, श्वः मतलब टुमारो, और त्वं किम अकुर्वन् मतलब तूने क्या किया। अब ये तो पास्ट में चला गया, अकुर्वन् मतलब, तो हमें यहाँ लिखना है ह्यः, ओके, ह्यः मतलब एस्टरडे, तो यह सही है। सा पत्रः लिखति, अभी देखने, पत्र ये नपुंसक शब्द है, तो पत्रम होगा, सा पत्रम लिखति, ठीक है। अहम पुस्तकम लेखिष्यसि, ओ, तो यहाँ क्या गड़बड़ हुई, तो लेखिष्यसि मतलब मध्यम पुरुष है, तो अहम के नीचे अंडरलाइन किया मतलब उसे चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे अंडरलाइन होती है हमें उसे हटाना है। तो हम को हटाएंगे तो हम लिखेंगे, क्योंकि मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो जब भी मध्यम पुरुष होता है तो हमें त्वम युवाम यूयम यूज़ करना होता है, और जब भी त्वम युवाम यूयम है तो हमें मध्यम पुरुष यूज़ करना है, तो ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद मम मित्र तत्र संति, अरे मित्र ह नहीं है, मित्रम शब्द है नपुंसक, मेरा दोस्त वहाँ है, तो संति है तो बहुत सारे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि संति बहुवचन है, तो मित्राणी, क्योंकि मित्रम लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समझना है, सोचना है कि क्रियापद क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तब जाकर वो आंसर हमारा सही होगा। नहीं तो और अरे ये तो नपुंसक है तो फटाफट हम मित्रम कर देंगे और फिर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए, आंसर पर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है अधोलिखित वाक्यानां प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न, ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 6 आपको दिए जाएंगे, उसमें से 5 करने। तो शुचि पर्यावरणम, शुचि मतलब शुद्ध, पर्यावरण कैसा है, शुद्ध है, तो कीदृशम, तो उसका आंसर हो कीदृशम, कैसा, ठीक है। जब भी एडजेक्टिव रहेगा तब आपको कीदृश शब्द यूज़ करना है। अभी शुचि है नपुंसक है, एक वचन, इसलिए हमने कीदृशम यूज़ किया। अभी जो लिंग रहेगा वो हमें यूज़ करना है, ओके। वो हमें प्रश्न निर्माण में हमने ये सब डिटेल बताया है। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिर बलवती सदा, तो सदा मतलब हमेशा, तो का, अभी यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा हटाएंगे तो उसका क्वेश्चन थोड़ा ठीक से हो जाएगा। तो बुद्धिर बलवती सदा, तो बुद्धि बलवान, हमेशा बलवान है, ऐसा होता है। तो कौन हमेशा बलवान है, तो कौन मतलब का, तो बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए का आ जाएगा। तो बुद्धि ही बलवती सदा, तो का बुद्धि के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, तो हमने वो कर दिया है, बुद्धि ही। उसके बाद है एक वृषः दुर्बल आसीत, तो दुर्बल मतलब एक जो वृष मतलब बैल, वो कैसा है, दुर्बल है, तो कैसा है, तो कैसा मतलब कीदृश, एडजेक्टिव हुआ, मतलब बैल कैसा है, वीक है, दुर्बल है, कमज़ोर है, तो दुर्बल पुल्लिंग है, ठीक है, इसलिए कीदृश, इस तरह से। उसके बाद महावृक्षस्य, तो षष्ठी एक वचन है, तो आसानिकस्य, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक विशेषण पर ध्यान दीजिए। तुल्यवत्सला, जननी तुल्यवत्सला भवति, जननी मतलब माता कैसी होती है, तुल्यवत्सला कैसी होती है, तुल्यवत्सला मतलब एक जैसा प्यार करने वाली, सब बच्चों पर एक जैसा प्यार करती है। तो तुल्यवत्सला स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कीदृशी। अब यहाँ कीदृशा भी है, मगर ये जो कीदृश स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, नदी की तरह चलता है, कीदृशी कीदृश्यौ कीदृश्यः, इसलिए कीदृशा नहीं होगा, कीदृशी मतलब जो ग ऑप्शन है वही सही है। इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते थे। पुत्रस्य दैन्यम दृष्टा रोधिमी, दैन्यम, तो पुत्र का दैन्य देखकर मैं रो रही हूँ, ऐसा वो सुरभि कहती है, तो क्या देखकर, तो किम, ठीक है, इस तरह से उसका आंसर ये भी हो जाता है। उसके बाद है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम। अभी प्रसंगानुकूलम का मतलब होता है यहाँ आपको सिमिलर वर्ड की बात की गई है, ठीक है, उसके सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना है। तो यहाँ तुर्नम, तुर्न मतलब जल्दी, तो उसके लिए शीघ्रम। अभी ये भी चैप्टर से आते तो आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए। नष्ट, अभी वो जो टाइगर था वो नष्ट हो गया, नष्ट मतलब वहाँ से भाग गया, तो पलायितः, तो ये उसका आंसर सही है। वृषम, वृषम मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहु अधिकम, ऐसा उसका आंसर हम यहाँ कर देते हैं, बहु अधिकम। अत्यधिकम ऐसा भी शब्द पूछा जाता है, ओके, वो भी ध्यान रखना है। पितामह कथयति, पितामह मतलब कौन है, ओके, पुत्र से पिता है या पितुः पिता है, पितामह मतलब ग्रैंडफादर, तो पितुः पिता आएंगे भाई, ठीक है, ओके। पुत्र से पिता, पुत्र का
पुत्र का पिता कैसे होगा? ठीक है, पितुः पिता ही सही है। पिता के पिता, हमारे जो पिता है, हमारे जो फादर है, उनके फादर मतलब हमारे ग्रैंडफादर मतलब पितामह। ओके, तो इस तरह से वो है। कांतारे, कांतारे मतलब जंगल में, वने। ठीक है, तो इस तरह से भी हो गया। तो ये चैप्टर में थोड़ा आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क का है, भाषिक कार्य है। और भाषिक कार्य के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और 2 चैप्टर पर स्पेशल हमने काफ़ी सारे नोट्स की वीडियो बनाए, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ हम चलते हैं। मनः शोषयत तनुपेशत अत्र शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम किम। ओके, शरीरम का पर्याय पद देखना है हमें। तो यहाँ कौन सा पर्याय पद है? तनु हो। तो इसका आंसर हुआ तनु हो। तनु मतलब शरीर। उसके बाद क्या है? कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत् अत्र आसीत् इत्यस्य कर्तृपदम किम। तो कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है। तो यहाँ कृषक है, प्रथम विभक्ति में वही है, तो उसी का आंसर तो वही होगा। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है और आसीत एक वचन है, इसलिए कृषक भी एक वचन। तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला अत्र पिता इत्यस्य विपर्य पद। विपर्य मतलब अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो पिता का अपोजिट वर्ड क्या है? माता, तो जननी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति अत्र क्रुद्धः सिंह अनयोः पदयोः। अनयोः पदयोः का मतलब होता है इन 2 पदों में, इन 2 शब्दों में, मतलब क्रुद्धः सिंह, इन 2 शब्दों में विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्रुद्धः गुस्से वाला, तो क्रुद्धः ये आंसर उसका सही है। उसके बाद विहाय इत्यस्य पर्याय पदम की। विहाय मतलब छोड़कर, तो उसका आंसर होगा त्यक्त्वा। तो ये चैप्टर में से शब्द आ रहे हैं। ठीक है, आननम इत्यस्य पर्याय पदम के। आनन मतलब मुखम। ठीक है, शायद मुझे लगता है ये कहीं बाहर का तो शब्द नहीं है, मगर ठीक है आप देख लीजिए, मगर आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ठीक है, कोई एक आधा शब्द मैंने टाइप करते समय अलग सा लिखा गया होगा, मगर आननम, आननम का मतलब मुखम होता है। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिताः अत्र अस्मिन् इत्यस्य विशेष्य पदम किम। ओके, अस्मिन्, तो अस्मिन् सप्तमी एक वचन है, वो विशेषण और विशेष्य में हमेशा एक विभक्ति एक वचन एक लिंग होता है। तो लोके सप्तमी एक वचन, तो लोके। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये जो प्रैक्टिस पेपर 2 को डिस्कस किया है और आगे भी चलकर हमारे पास 3-4 प्रैक्टिस पेपर है, उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि कुछ डाउट है तो मैं ऑनलाइन, जब मुझे पॉसिबल होगा तब मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। जैसे मैं संडे को तो आता ही हूँ 7-8 बजे, मगर इस एग्ज़ाम के टाइमिंग में मैं बीच में भी कभी आ सकता हूँ, मगर 7 या 8 के बीच में ही मैं आता हूँ। तो उस टाइम थोड़ा सा कनेक्ट रहिए। ठीक है, चलिए रुकते हैं। थैंक यू।